ठीक है, चीजें बनना तैयार हुआ और बिके भी कितने में? कम दाम में। ठीक है, तो कम दाम में फिनिश्ड गुड मशीन से बन करके मार्केट में बिकने लगी, जिस वजह से इटली का जो एकाधिकार था व्यापार के ऊपर, वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है, दूसरा 1453 की घटना में मैंने कल आपको पढ़ाया था, पूरा मैपिंग करके अच्छे से पढ़ाया था कि 1453 का एक जो घटना हुआ था, उसमें एक घटना ये भी हुई थी कि नवीन मार्गों की तलाश शुरू हो गई थी। यूरोपियन कंट्रीज अब पूर्वी देश पहुंचने के लिए नए मार्गों की तलाश कर रहे थे। ठीक है, और उस नए मार्गों से ही ये यूरोपियन कंट्रीज कहां है? इंडिया है। तो दूसरा इन्होंने क्या किया? औद्योगिक क्रांति ने इटली के व्यापार के एकाधिकार को तोड़ दिया, और जब नए रास्तों की खोज की गई तो चूंकि यहाँ पे मशीनों में चीजें बन रही थी भारत में आकर के और पूर्वी देशों में इन लोगों ने बेचना शुरू किया, तो इटली का सामान इन औद्योगिक क्रांति के सामने क्या हो गया? फीका पड़ गया, और इटली का एकाधिकार क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। और फाइनली ये 5 कंट्रीज यूरोप में महाशक्ति बनकर उभर जाते हैं। क्या बनकर उभर जाते हैं? महाशक्ति बनकर उभर जाते हैं। और इन 5 महाशक्तियों का आगमन कहां हो जाता है? इंडिया के अंदर। इटली वाला पोर्शन मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब भारत आगमन के कारण, अभी तक तो हमने सूचक देखा था, तो जो भी चीजें कल बताई थी वो भारत आने का एक सूचक हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्पेशल भारत आने की अगर बात की जाए तो पहला पॉइंट लिखना कुछ नहीं, जब बोलूंगा तब लिखना है। अगर आप मैप देखोगे, मैप कहां गया हो? ये स्लाइड चेंज कैसे होगा? ये स्लाइड चेंज कैसे होगा? जो नहीं नहीं दिया है इसमें बहुत सारा। अच्छा, एक, इसमें आपको ये सऊदी अरब दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना। बस ये मान लो कि इसमें तो पेन भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा पीडीएफ। ठीक है, ये आपका पोर्शन कौन सा था? यूरोप। यहां पे मैंने आपको बताया था रोमन साम्राज्य, जो 2 हिस्सों में टूट गया था, याद आया? पूर्वी रोम, पश्चिमी रोम, ये तो कल बता दिया था, इसमें आप कुछ बताने जैसा नहीं है। यहां पे आप बच्चा देखो क्या है? सऊदी अरब है। क्या इस्लाम की उत्पत्ति सऊदी अरब से हुआ? मक्का नामक जगह से फिर मदीना में जाता है। फिर मैंने आपको कहा था कि इस्लाम का क्या हुआ? विस्तार किया गया। ये इस्लाम वाले लोग इधर बढ़ रहे थे, यूरोप की दिशा में इस्लामिकरण करते बढ़ रहे थे, धर्मांतरण करते हुए बढ़ रहे थे। दूसरा, ये जो सऊदी अरब के व्यापारी हैं, इनका भारत पे क्या हो रहा था? व्यापार चल रहा था, ठीक है। व्यापार चल रहा था और व्यापार के पीछे इनका धर्मांतरण भी चल रहा था। तो इस्लाम अपना विस्तार कर रही थी। यहां पे कौन सा रिलीजन चल रहा था? ईसाई धर्म। यूरोप में कौन सा रिलीजन चल रहा था? ईसाई धर्म। ये इधर से आगे बढ़ रहे थे धर्मांतरण करते हुए, और ये जो यूरोप के जो कंट्रीज है जहां पे ईसाइयत मत चल रहा था, वो इस ओर बढ़ रहे थे। ये दोनों आपस में टकराते हैं, सऊदी अरब और यूरोप, यानी कि सीधी सी बात है, ईसाई और इस्लाम टकराते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? युद्ध होता है। बात समझ आ रही है? तो भारत आगमन में जो ये यूरोपियन कंट्रीज है, इनका पहला ये था कि हम इधर पूर्वी देश की ओर चलते, क्योंकि लगभग इस्लाम ने पूर्वी देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। सिर्फ रह गया था इस्लाम का विस्तार करना, कहां पे? यूरोप में। कहां पे? यूरोप में। तो ये इधर आगे बढ़ ही रहे थे, तब तक ये भी आगे बढ़ रहे थे, ईसाई मत वाले एक जगह बीच में टकरा के इनकी आपस में क्या होती है? युद्ध चलता है। लेकिन ये जो पूर्वी देश है, जिसे हम एशिया कहते हैं, पूर्वी देश जो एशिया है, यहाँ पे इस्लाम लगभग इन लोगों ने विस्तार कर लिया था ठीक ठाक। तो भारत आगमन में जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, भारत आगमन के पीछे यही था कि ईसाई मत का भारत में क्या करना? प्रचार प्रसार करना, इस्लाम के विस्तार को ब्रेक करके और ईसाइयत मत का क्या करना? प्रचार करना। पहला कंडीशन ये था जो यूरोपियन कंट्रीज को भारत आने के लिए प्रेरणा देता है। नेक्स्ट, क्या करना? ईसाई धर्म का प्रचार करना। भारत आकर के क्या करना है? ईसाई धर्म का प्रचार करना है, ठीक है। दूसरा एक व्यवस्था था यूरोप में, पुरातन व्यवस्था कहते हैं उसको। ये भी ना समझ में आए तो आपको ये समझ में आएगा, सामंतवाद। कल की क्लास में थोड़ा बहुत मैंने बतलाया था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने शेप लेना शुरू किया, आकार लेना शुरू किया, एग्जिस्टेंस में आता है, तो पूंजीपति वर्गों का जन्म हुआ।
कल बताया था मैंने, कैपिटलिस्ट अंबानी अडानी टाइप के लोगों का जन्म हुआ, पैसे की महत्वता बढ़ी, ठीक है, लोग अब डिपेंडेंट होने लगे खेती के जगह किस पे, उद्योग पे डिपेंडेंट होने लगे। यूरोप में पहले व्यवस्था चलती थी, पुरातन व्यवस्था, पुरातन मतलब पुरानी व्यवस्था, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म इंग्लिश में कहते हैं। एक दिन मैंने आपको फ्यूडलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है ट्रायंगुलर शेप में, यहाँ शीर्ष पे कौन बैठा है, राजा, और ये कंडीशन किसका है, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, निम्न वर्गों का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बीच में राजा और ये जो निम्न वर्ग है, जनता है, इसके बीच में कौन थे, बिचौलिए, इसके बीच में कौन थे, बिचौलिए, इनके बीच में थे ये बिचौलिए। ये क्या करते थे, राजा के जगह पे इनसे टैक्स वसूलते थे और ज्यादा वसूल लेते थे, जिस वजह से शोषण किसका हो जाता था, किसानों का, मजदूरों का, निम्न वर्गों का, जो जनता है उनका शोषण हो जाता। अब मान लो कि किसी व्यक्ति से 10 रुपया वसूला इन्होंने, ये कह के राजा ने मांगा टैक्स के रूप में, इसमें से रख लिया अपने पास कितना, 2 रुपया, राजा को कितना दिया, 8 रुपया, कहीं ना कहीं ये भी धनी होते जा रहे, ठीक है। इसमें शोषण किसका हुआ, अल्टीमेट जो शोषण, अंतोगत्वा जो शोषण हो रहा था वो निम्न वर्गों का हो रहा था। औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और याद रखना कि मध्यकाल का फेज जो है इस फ्यूडलिज्म से पहचाना जाता है, याद रखना आप। मध्यकाल में जो व्यवस्था होती है वो कृषि व्यवस्था होती है, कैसी व्यवस्था होती है, कृषि व्यवस्था, और मॉडर्न में जो व्यवस्था होती है औद्योगिक व्यवस्था होती है। तो जब उद्योग दिखने लगे भारी मात्रा पे तो उसे क्या बोलेंगे, मॉडर्निटी बोलेंगे, और जब ये फ्यूडलिज्म आपको दिखने लगे भारी मात्रा में तब हम उसे बोलेंगे मध्यकाल का फेज कहेंगे। कौन सा फेज कहेंगे, मध्यकाल का। और मध्यकाल का फेज यूरोप में कौन से युग के नाम से जाना जाता है, अंधकार युग के नाम से, कल पढ़ाया था मैंने, ठीक है। इसी व्यवस्था को क्या किया गया, ब्रेक कर दिया गया, समाप्त किया गया, और इसके जगह पे कौन सी क्रांति ने स्वरूप ले लिया, औद्योगिक क्रांति ने। और औद्योगिक क्रांति जब आती है तो ये जो वर्ग था, एक्सप्लॉइटेड जो वर्ग था इस व्यवस्था में, सामंतवाद में, वो किधर शिफ्ट हो गए, उद्योग की तरफ। अब उधर काम छोड़कर किधर शिफ्ट हो गए, उद्योग की तरफ। जब वो लोग इधर शिफ्ट हो गए तो ये मत सोचो कि क्या इधर इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, शोषण यहाँ पे भी हो रहा है। व्यवस्था कोई हो, निम्न और किसान मजदूरों का शोषण होना होगा ही होगा। मोदी सरकार फिर भी देखो 6 महीने से किसान बैठी है ना, 6 महीने 8 महीने, पता नहीं कितने महीने हो गए किसान आंदोलन में बैठे हुए, ठीक है, राकेश टिकैत के नेतृत्व में। तो कोई भी व्यवस्था हो इसमें इन वर्गों का कोई भी भला नहीं हो सकता, लेकिन इनको लगा कि शायद ये छोड़कर अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं, उद्योग की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो शायद ये जो ज्यादा हमारा शोषण हो रहा है, खाने को नहीं है फिर भी लगान दो। लगान पिक्चर देखा होगा आपने, ठीक है, लगान पिक्चर आमिर खान वाली। तो ये लोग सब शिफ्ट हो गए किधर, उद्योग की ओर। अब जब उद्योग की तरफ शिफ्ट हुए ये लोग, तो श्रम मजदूर ज्यादा हुए यहाँ पे, तो उत्पादन भी उद्योग में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उत्पादन ज्यादा होगा तो उत्पादन उसी चीज का किया जाएगा जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, ठीक है, उत्पादन उसी वस्तु का करेगा ना, ठीक है, जिसकी डिमांड क्या मार्केट में ज्यादा है, उसका डिमांड जो ज्यादा है उसका उत्पादन किया गया। ये मार्केट में खूब बिकी, मार्केट में बिकी तो क्या मिला, प्रॉफिट मिला। क्या मिला, प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट क्या ये मजदूरों को मिलेगा, नहीं, इस उद्योग के मालिक को मिलेगा। तो उद्योग का मालिक क्या बन जाएगा, पूंजीपति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूंजीपति। अब शोषण यहाँ पे भी हो रहा है मजदूरों का, शोषण यहाँ पे भी हो रहा है। इस मजदूर को दिया जा रहा है पेमेंट महीने का 10 रुपए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 10 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन ये महीने में उत्पादन करता है 2000 का। क्या इसके साथ जस्टिस किया जा रहा है, 10 रुपया इसको सैलरी दी जा रही है, और इस मजदूर से महीने में कितने का प्रोडक्शन आपने करा लिया, 2000 का। अब इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो जाएगा एक व्यक्ति, उसके खिलाफ औद्योगिक क्रांति आया। अब इस व्यवस्था में मजदूरों का शोषण हो रहा है, इससे इस व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है उसका, कार्ल मार्क्स। ये बोलेगा कि हे दुनिया के किसान जो इस व्यवस्था में शोषण हो रहे हो, और हे दुनिया के मजदूर जो इस व्यवस्था में शोषण हो रहे हो, दोनों एक हो जाओ, इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंक करके समाजवाद की स्थापना कर डालो। समाजवाद की संकल्पना किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। तो ये अनदर फैक्ट हो गया जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। बस इतना मान के चलो कि दूसरा जो फैक्टर था ये था कि सामंतवाद को समाप्त करके औद्योगिक क्रांति ने नया जब शेप लिया, पूंजीपतियों का जब विकास हुआ, तो और प्रॉफिट कमाना चाहते थे, ठीक है, और प्रॉफिट कमाना चाहते थे, और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो अलग अलग देशों में अपना मार्केट ढूंढ रहे थे, अपना कॉलोनी ढूंढ रहे थे, उपनिवेश ढूंढ रहे थे, कॉलोनी, ठीक है। और कॉलोनी में उनको पता चला कि इंडिया एक अच्छा खासा मार्केट है। इंडिया क्या है, एक अच्छा खासा मार्केट है।
तो क्यों ना अपनी चीजों को जो उद्योग बन रहा है लेकर के चला जाए इंडिया पूर्वी देश एशिया के देशों में बेचने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई। इस व्यवस्था को ब्रेक होने के बाद ये व्यवस्था आई, तो प्रॉफिट ज्यादा कमाने के चक्कर में नए मार्केट के लिए इंडिया आने की उनकी प्रेरणा मिली। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इस व्यक्ति का नाम शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा, मार्को पोलो। ये यूरोप का पहला व्यक्ति था जो चीन की यात्रा किया था। 17 साल चीन में रहा था। ये पहला व्यक्ति है जिसने चीन की यात्रा की थी। 17 साल चीन में रहा था मार्को पोलो। चीन में रहने के दौरान ये इंडिया भी आया था। इंडिया में काकतीय वंश चल रहा था दक्षिण भारत में। कहां पे? दक्षिण भारत में काकतीय वंश चल रहा था। और जिस टाइम पे ये आया था इंडिया काकतीय वंश में, उस समय वहां की शासिका रुद्रमा देवी थी, महिला थी, शासन कर रही थी। ये भारत को भी घूमता है और घूमने के बाद जो भी इसने चीज देखा इंडिया के बारे में, एशिया के बारे में, चाइना के बारे में, जो भी देखा, आर्थिक संपन्नता, लोग के बारे में, चीजों के बारे में, वो सारी चीजों को इसने अपने जो है यात्रा वृत्तांत में लिखा। किसमें लिखा? यात्रा वृत्तांत। कि भैया मैंने जो यात्रा की है उस यात्रा का वृत्तांत ये है कि इंडिया ये है वो है। इस यात्रा वृत्तांत में मार्को पोलो ने भारत के बारे में लिखा कि बहुत ही समृद्ध है, ये बहुत ही समृद्ध है, बहुत पैसा है, सोने की चिड़िया है इंडिया। भारत के प्रोस्पेरिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है मार्को पोलो कि इतनी संपत्ति, अथाह संपत्ति, उसे लूटने वाला कोई नहीं है इंडिया में ढंग से। ठीक है, तो लूटने वाला नहीं है तो लुटेरा को पता चल गया, यूरोपियंस को। ठीक है, इसने जब लिखा यूरोप में जाकर अपनी यात्रा वृत्तांत में, तो यूरोपियंस को जब ये बात पता चली कि इंडिया समृद्ध है, इतना पैसा है कि ढंग से लूटने वाला कोई नहीं है, तो यूरोपियन कहा कि तीसरा पॉइंट क्या बन जाएगा भारत आने के लिए, कि भारत की समृद्धि को देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज कहां पे आएंगे? इंडिया आएंगे। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, भारत में उष्णकटिबंधीय भारत की उष्णकटिबंधीय वस्तुओं का यूरोप में मांग। भारत में जो उष्णकटिबंधीय वस्तुएं थी उनका यूरोप की बाजारों में काफी डिमांड था। जैसे कहोगे उष्णकटिबंधीय वस्तुएं क्या होती हैं, तो हो गया आपका नील, मसाला, गर्म मसाला, ठीक है, इत्यादि। रेशम हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, ठीक है। इन सभी चीजों का डिमांड कहां पे था? यूरोप की बाजारों में था। तो यूरोप के व्यापारियों को लगा कि अगर हम इंडिया पहुंचते हैं और यूरोप में भारत की ये चीजें डिमांड में है, तो क्यों ना हम वहां से वो चीजें लेकर के आए, यूरोप में बेचेंगे। डिमांड है, बिकेगा कंफर्म, डिमांड है तो बिकेगा कंफर्म, तो प्रॉफिट किससे होगा? यूरोपियन कंट्रीज को होगा। अच्छा, इस पे एक अलग ही खेल है गर्म मसाला पे, ये कि जो आपका ये यूरोप है, ये जो आपका यूरोप है ये ठंडा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? ठंडा प्रदेश। इस वजह से यहाँ के लोग गोरे होते हैं, एक्सट्रीमली जो है आपका फेयर होते हैं, ज्यादा गोरे होते हैं। कि जैसा क्लाइमेट होता है जिस कंट्री का ना, उसी हिसाब से वहाँ के लोग भी होते हैं। आप दक्षिण इंडिया, साउथ इंडिया चले जाओ, वहाँ पे लोग काले मिलेंगे, क्योंकि आपका जो इंडियन प्लेट है ना इस तरीके से उठा हुआ है। यानी कि हम उत्तर में रहते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे है, और दक्षिण भारत का प्लेट क्या है? उठा हुआ है, तो सूर्य की रोशनी कुछ ज्यादा यहाँ पे लग जाती है, उठा होने की वजह से। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, तो वहाँ पे क्लाइमेट क्या है? हॉट है, और इसी वजह से वहाँ पे लोग थोड़ा सा क्लाइमेट के हिसाब से काले हो जाते हैं। वो बात की बात है कि साउथ की जो हीरोइंस होती है बहुत ही खूबसूरत होती है, वो सर उत्तर भारत की हीरोइंस नहीं है। ठीक है, तो यूरोप जो है ठंडा प्रदेश है, तो ठंडा होने की वजह से यहाँ पे, और जिस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे ठंडा यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पड़ता था। तो लोग क्या करते थे कि अब मीट को प्रिजर्व करके रखने के लिए, मांस को प्रिजर्व करके रखने के लिए, प्रिजर्व मतलब कि जैसे 5 केजी आज हमने लाया, 1 केजी बना के खाया हमने, 4 केजी में हमने क्या करे, मांस में जो है मसाले लपेट दिए, गर्म मसाला,
मसाले लपेट देने से मांस खराब नहीं होगा, फिर अगले दिन आधा केजी काट के बना के खा लेंगे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि मसालों का जो उपयोग करते थे किस लिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का। ठीक है, तो इस मसाले में ये मांस में गर्म मसाले को लपेट के रख दे, जिस वजह से मांस था, मीट था, रेड मीट जो था, इसे रेड मीट कहते हैं, वो क्या होता था, सुरक्षित रहता था। दूसरा, ठंडी से निजात पाने के लिए ये जो भी चीज बनाते थे उसमें गर्म मसाला, स्पेशल काली मिर्च, काली मिर्च। तो काली मिर्च को ये लोग क्या करते थे, डालते थे खाने में बनाने के लिए, ताकि ठंड वो गर्म मसाला खाएंगे तो थोड़ा सा ठंडा से निजात मिल पाएगा, ऐसा इनका थिंकिंग था। ठीक है, अब इस धारणा ने मीट को संरक्षण रखने के लिए, दूसरा कि खाने में गर्म मसाला या गर्म मसाला उसमें से काली मिर्च स्पेशल हो गया, डाल के खाने से ठंडी से निजात मिलेगा। तो यूरोप में इस धारणा ने क्या किया, हर किसी को जो है कंजप्शन के लिए मजबूर किया, उपभोग के लिए, और बृहत मात्रा पे यूरोप में बृहत मात्रा पे गर्म मसालों का उपभोग किया गया, जिस वजह से यूरोप में क्या हो गया, गर्म मसालों की शॉर्टेज हो गई। क्या हो गई, गर्म मसालों की शॉर्टेज हो गई। लेकिन डिमांड अभी भी है, डिमांड है, लोग जाके दुकानों पे कह रहे हैं भाई गर्म मसाला, बोला कि नहीं है तो महंगा देगा। अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड हो और उसका सप्लाई अगर कम कर दिया जाए ना, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, लॉ एंड डिमांड एंड सप्लाई नहीं पढ़ाया ना, अभी पढ़ाऊंगा, तो मैं बताता हूँ यहीं पे कि अगर मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड है और उसका सप्लाई कम कर दिया जाए, उस वस्तु का दाम बढ़ जाता है। प्याज देखने को मिलता है ना, कभी कभी 80 रुपए छू जाता है, 100 रुपए छू जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मार्केट में प्याज क्या है, कम है, सप्लाई उसका कम कर दिया गया है, और प्याज तो हर घर में यूज किया जाता है, प्याज तो मतलब हर घर के किचन में यूज किया, एक ही डालो लेकिन डाला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से प्याज की डिमांड हमेशा रहती है, चाहे वो ठंडा हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो। जब उसका सप्लाई होर्डिंग कर दिया जाता है व्यापारियों द्वारा, तो प्याज आसमान, रेट उसका आसमान को छू जाती है। सेम कंडीशन है यहाँ पे, गर्म मसालों की डिमांड है लेकिन मसालों की शॉर्टेज हो चुकी है, जिस वजह से मसाले महंगे दाम पे बिक रहे हैं। तो यूरोप की व्यापारी जो है, इन्होंने डिसाइड किया कि पता लगाते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे हमें सस्ती कीमत पे गर्म मसाला मिल जाए, और वहां पे गर्म मसाला बहुत ज्यादा हो। ठीक है, और सस्ती दरों पर हमें ये गर्म मसाला मिल जाए। तो इन यूरोप के व्यापारियों को पता चला कि एक है आपका इंडिया और दूसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को तो मसालों का द्वीप ही कहा जाता है। ठीक है, तो दो कंट्रीज के बारे में इन्हें पता चला, इंडिया और इंडोनेशिया के, दो कंट्रीज है जहां पे मसाला भर खूब है, वहां पे मात्रा उसकी प्रचुरता है, और वहां पे सस्ते रेट पे मिलता है, सस्ते रेट पर मिलता है। तो क्या ये भी कंडीशन हो सकता है इन यूरोपियंस को, इन यूरोपीय देशों को भारत आने के लिए, गर्म मसालों के जो शॉर्टेज हुआ इसके लिए हो सकता है? नेक्स्ट, चार हो गया, पांचवा, एक सिद्धांत आया यूरोप में, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कमर्शियलाइजेशन, वाणिज्यवाद की नीति, थ्योरी ऑफ कमर्शियलाइजेशन। इस नीति का यह मानना था कि किसी राष्ट्र की समृद्धि, किसी मान लो ये राष्ट्र है, इस राष्ट्र की समृद्धि, इस राष्ट्र की, किसी भी राष्ट्र की समृद्धि टिका हुआ है उस देश में कितना बुलियन है। क्या होता है बुलियन का मतलब? सोना और चांदी, सोना और चांदी। तो किसी राष्ट्र की समृद्धि इस पर निर्भर करती है। कौन नीति कह रहा है? थ्योरी ऑफ कमर्शियलाइजेशन। ये यूरोप में चल रहा था कि किसी राष्ट्र को अगर आगे बढ़ना है, राष्ट्र के पास समृद्धि होना चाहिए, तो उसके लिए निर्भर होना पड़ता है कि उस राष्ट्र के पास कितना सोना और चांदी है। और सोना चांदी को उस टाइम पे क्या बोलते थे? बुलियन बोलते थे। तब हुआ कि हर राष्ट्र में होड़ लग गई कि हमारे देश के पास ज्यादा बुलियन हो, हमारे देश के पास ज्यादा बुलियन हो, सोना चांदी ज्यादा हो। लेकिन चाहने से क्या सोना चांदी मिल जाएगा? तो इनको याद आया मार्को पोलो की बात, कि मार्को पोलो ने इंडिया में कहा है कि समृद्धि बहुत ज्यादा है, लूटने वाला कोई ढंग से वहां पे नहीं है। क्या ये रीजन बन सकता है इंडिया आने का? क्लियर है? छठा, अब भाई भारत आना है तो जहाज से आना होगा, पानी वाली जहाज से। ठीक है, जहाज से आना होगा।
अब जहाज से आओगे तो जहाज को सुरक्षित तो बनाना होगा, क्योंकि ये सारे कंडीशन यूरोप के सभी देशों को ना मोटिवेट कर रहा है इंडिया आने के लिए। यूरोप की जो 5 महाशक्ति है, जो 5 महाशक्ति बन के उभरी है, जो मैंने नाम लिखा था स्टार्टिंग में, तो सब ना आने के होड़ में लग गए। और जब होड़ में लगेंगे तो सब निकलेंगे समुद्री रास्तों की खोज करने के लिए। तो मान लो इधर बगल से पुर्तगाली का जहाज जा रहा है, इधर से डच का जहाज जा रहा है, कि आपस में लड़ जाएंगे कि भाई तू मत जा, इसको मार दूंगा तो मैं पहले पहुंच जाऊंगा, तो मैं ज्यादा लूट लूंगा इंडिया को। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। तो समुद्री जो रास्ता है उसको, सफर को तय करना है, तो अपने जहाज को और समुद्री रास्ता को सुरक्षित और सुगम बनाना होगा, ताकि जो शत्रु पक्ष है वो हमारे ऊपर अटैक करे, तो अटैक करे तो हम भी उसका करारा जवाब दे सके। दूसरा, सही दिशा में हम चले भी तो, सही दिशा में हम चले भी तो पता चला कि इंडिया जाना है, क्योंकि समुद्र का कोई भाई लिमिट थोड़ी ना है। एक बार रास्ता भटक गए तो लाइफ ऑफ पाई वाला कंडीशन हो जाएगा। वो पिक्चर आई थी एक, लाइफ ऑफ पाई करके, देखा आपने? नहीं देखा है? देखा आपने? उसमें आपने देखा हो ना, कोई रास्ता भूल जाता है, उसको बाहर नहीं निकलने का जगह मिलता, वो समुद्र में भटकते रहता है, हष्ट पुष्ट एकदम पतला हो जाता है। उसी जहाज पे एक शेर भी रहता है, उसी जहाज पे एक लड़का रहता है, उस शेर से भी अपने आप को बचाता है, अपने आप को भी बचाता है। ठीक है, देखा होगा आपने। अंत में उसका किस्मत अच्छा था कि एक किनारे पर जाके लग जाता है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था वो, जो पिक्चर में जो लड़का बना था। तो रास्ता भी तो भूला जा सकता है, और एक बार रास्ता आप भूल गए समुद्र में तो फिर तो गए आप, फिर तो आप कहीं ना अपने घर के ही रहे ना इंडिया के रहे, पता ना कहाँ चले जाओगे, क्योंकि आप मैप पे बेशक देख रहे हो कि मैप इतना है, इतना थोड़ी ना है। ठीक है, तो समुद्री रास्तों को सुरक्षित और सुगम बनाना होगा। ठीक है, तो यूरोप में जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, और इस पुनर्जागरण ने क्या डेवलपमेंट किया था, कितनी बार बता चुका हूं, पुनर्जागरण ने डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त किया था या नहीं किया था? ठीक है, तो इस पुनर्जागरण ने कुछ चीजों का आविष्कार किया, जैसे एस्ट्रोलैब। यह है अक्षांश और देशांतर मापक। अब अक्षांश देशांतर क्या होता है? तो ये है आपका पृथ्वी, ये इसको प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं। पृथ्वी को जो आधा आधा बांटता है उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, और 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे को डोल्ड्रम कहते हैं। और ये लाइन है, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करता है। यहाँ पे 180, यहाँ पे 180 होता है, और यहाँ पे कितना होता है? 0 होता है। तो ये जो लाइन लेटा लेटा है, इसे क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। जो लेटा लेटा लाइन है इसको क्या कहते हैं? ये काल्पनिक रेखा है, याद रखना। ये क्या, कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। ये हमने बनाया है, वैज्ञानिकों ने बनाया, ताकि पृथ्वी का अध्ययन ढंग से किया जा सके। तो जो लेटा लेटा लाइन है उसे क्या कहेंगे? लैटिट्यूड कहेंगे। और जो लंबा लंबा लाइन है पृथ्वी पर, जो काल्पनिक रेखा है, लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड कहेंगे। और लंबा लंबा को हिंदी में कहते हैं देशांतर, और लेटा लेटा लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश। ये थोड़ा इस तरीके से आप याद रख सकते हो, लेटा लेटा लंबा लंबा। तो ये जो एस्ट्रोलैब है, ये देशांतर और अक्षांश मापक है। ठीक है, कि हम किस दिशा में अक्षांश और देशांतर बढ़ रहे हैं, ठीक इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, त्रिकोण पाल हो गया। त्रिकोण पाल जहाज पे आपने देखा होगा कि जहाज एक डायरेक्शन में जाती है। मैं गया था जब यहाँ पे, जो गंगा घाट है, तो वहां पे मैंने देखा था एक जहाज जा रही थी, उसके ऊपर ना एक पर्दे जैसा लगाया था। वो पर्दे क्या करते, हवा के मार्ग को अवरुद्ध कर रही थी, ताकि नाव जो है सही डायरेक्शन में जा सके। त्रिकोण पाल हो गया, बंदूक हो गया, तोप हो गया, इत्यादि। ये जो चीजें बनी ना, त्रिकोण पाल, एस्ट्रोलैब, बंदूक, तोप, जहाज की चाल मापने वाला उपकरण, कितना स्पीड से चल रहा है, जहाज को डायरेक्शन देने वाला उपकरण, ये सारी चीजें। और दूसरा, जहाज पे तोप और बंदूक रख दिया गया ताकि मार्ग क्या हो सके? सुरक्षित। और इन सारी चीजों से, एस्ट्रोलैब वगैरह, इन सारी चीजों से क्या हो सके? सुगम हो सके, और बंदूक और तोप से क्या हो सके? सुरक्षित हो सके। तो एक सेफ्टी हो गया इनके लिए कि भाई भारत चलो, डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा अब हमें, जहाज भी हमारा क्या रहेगा? सुरक्षित और सुगम, रास्ता मार्ग भी सुगम रहेगा। ये हो गया छठा पॉइंट। सातवां, अब भारत आने के लिए भाई स्पॉन्सर तो करना पड़ेगा ना। कोई व्यक्ति अगर चाहे कि यूरोप से, आपको तो लग रहा होगा यहाँ पे यूरोप दिख रहा था मैप में आपको, और यहाँ पे इंडिया दिख रहा था, तो लगता है कि एक पैर उठाया तो इंडिया ही पहुंच जाओगे। इतना आसान थोड़ी ना है। ठीक है, बहुत लंबा सफर है। तो उस लंबे सफर को तय करने के लिए फाइनेंस, पैसे की आवश्यकता है ना। ठीक है, और पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। जो व्यक्ति जा रहा है कि मैं जा रहा हूं भारत के समुद्री रास्तों की खोज करने के लिए, तो उसे फाइनेंस की आवश्यकता है, उसे स्पॉन्सर की आवश्यकता है, ताकि कोई उसे पैसा दे, तभी तो अपना भाई खाते पीते
जो भी खर्चा होगा उस खर्चे से वहन करते 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 ढूंढ पाएगा चीजों को। ठीक है, इस क्रम में दो देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दो कंट्रीज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक हो गया आपका स्पेन और दूसरा कंट्री हो गया पुर्तगाल। एक कंट्री हो गया आपका स्पेन, दूसरा कंट्री हो गया आपका पुर्तगाल। ये दो कंट्री ने स्पॉन्सर किया भारत के समुद्री रास्तों की खोज के लिए। स्पेन की महारानी का नाम था इसाबेला। इसाबेला, इन्होंने अलग अलग लोगों को जो भारत की समुद्री रास्तों की खोज करना चाहते थे वो कहते थे कि हम कर देंगे, हमें पैसा दीजिए, इन्होंने खूब स्पॉन्सर किया। इसी स्पेन कंट्री ने क्रिस्टोफर कोलंबस को भी स्पॉन्सर किया था। याद रखना मैंने क्या कहा, स्पॉन्सर किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का नहीं था, तो इटली के जिनेवा का था। और एक क्वेश्चन यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग करके दिया था मिलान करने के लिए, अलग अलग यात्रियों का नाम दे दिया था और इधर कंट्रीज का नाम लिखते, सॉरी उनकी नेशनलिटी लिख दिया था। तो इधर एक तरफ लिख दिया था आपके डिस्कवरर खोजकर्ता, और बी में लिख दिया था कि इनकी नेशनलिटी क्या है, इनकी राष्ट्रीयता क्या है। उसी में से एक ऑप्शन आपका क्या था, क्रिस्टोफर कोलंबस, और ऑप्शन में क्या था, इटली का जिनेवा। बहुत सारे लोग गए, उनको ये पता था कि स्पेन से निकला था तो इसकी राष्ट्रीयता भी क्या होगी, स्पेनिश होगी। सबका गलत हो गया, क्योंकि मैंने अभी कहा कि स्पेन ने स्पॉन्सर किया था इसको, लेकिन ये रहने वाला कहाँ का था, इटली के जिनेवा का रहने वाला था। तो उसी में स्पेन ने क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पॉन्सर किया था, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गया था। पुर्तगाल के एक राजकुमार थे, राजकुमार किसको कहते हैं, राजा के पुत्र को। उनका नाम था प्रिंस हेनरी। क्या नाम था उनका, प्रिंस हेनरी। इसे टाइटल दिया गया है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। याद रखने क्वेश्चन है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, नेविगेटर मतलब बोलता है नाविक, ठीक है, नाविक। ये पुर्तगाल के राजा मैनुअल द्वितीय के पुत्र थे, प्रिंस हेनरी, नहीं सॉरी मैनुअल प्रथम के पुत्र थे प्रिंस हेनरी, ठीक है, वहां के राजा के। और इसका लगभग पूरा जीवन समुद्री रास्ते और नए नए मार्गों की तलाश करने में ही अपनी अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। था राजा का बेटा, लेकिन इसका महत्वाकांक्षा था क्या कि समुद्री रास्तों के माध्यम से अलग अलग देशों की क्या की जाए, खोज की जाए। तो पूरा जीवन इसने अपना समुद्र में ही बिता दिया, ढूंढते ढांढते ढूंढते ढांढते। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर कहते हैं। इसने कहां कहां की यात्रा की, तो इसने जो यात्रा किया, इसी में समझाता हूं। मैं बता दूं कि आपको जो बातें बता रहा हूं ना, ये 80% इसमें से आईएएस के प्रीलिम्स में पढ़ाया जाता है। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो इंडिया के हिंदी मीडियम के सबसे बड़ी कोचिंग है दृष्टि, और इंडिया के सबसे बड़ी इंग्लिश मीडियम के आईएएस की कोचिंग है बाजीराव एंड रवि। आप जाके उसका नोट्स ऐसी दुकान पर जाना, बोला थोड़ा नोट्स दिखाना और देखना, और जो मैं आपको बता रहा हूँ देखना, उससे 4 पॉइंट ज्यादा ही नहीं मिल गया था जोनास, गारंटी दे रहा हूँ, आप जाके चेक करना एक बार। प्रिंस हेनरी देखो, तो इसमें तो आपको दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा यहाँ पे, देखो क्या क्या कह रहे हो, बड़ा नहीं हो पाएगा उसमें, ये भागी गया, प्लस का चिन्ह कहाँ, ये है आपका अमेरिका और ये है आपका यूरोप, ठीक है, ये है अफ्रीका, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका अमेरिका और यूरोप को एक सागर अलग करता है, उसे अटलांटिक सागर कहते हैं, ठीक है। उत्तर में अटलांटिक सागर को नॉर्थ अटलांटिक बोलते हैं, और दक्षिण में जो अटलांटिक है उसे साउथ अटलांटिक कहते हैं, क्लियर है। और ठीक अटलांटिक सागर के तट पे, मुझे भी नहीं दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे देखो एक कंट्री है पुर्तगाल, नहीं दिख रहा होगा, बट ये देखो कि और अटलांटिक के बगल में क्या है, पुर्तगाल, और ठीक इसके बगल में कंट्री है स्पेन, ठीक है। ये पुर्तगाल और ये स्पेन है आपका, ठीक है।
तो जो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर है वो कहां का राजकुमार है? पुर्तगाल का। उसने क्या किया कि अपने पूरा जीवन काल पुर्तगाल से अफ्रीका के तटों की खूब यात्रा की, इस क्षेत्र को यहां तक, यानी कि यहां से आगे नहीं गया। यहां पे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका का सबसे अंतिम द्वीप है बेटा, ठीक है, जो साउथ अटलांटिक ओशियन से लगती है, ठीक है। ये इधर नहीं गया, लेकिन इसने क्या किया कि इसने खूब अफ्रीका के, ये अफ्रीका है बताया अभी, घेरा सराउंड किया मैंने। तो प्रिंस हेनरी ने अपने जीवन काल में खूब इस क्षेत्र का पानी के माध्यम से दौरा किया, अलग अलग देशों में खूब गया, साउथ अफ्रीका के, खूब उनको ढूंढा, रिसर्च किया, शोध किया अच्छे से, सब क्या, लेकिन यहां तक नहीं आया, केप ऑफ गुड होप तक। यहां तक कौन आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये बताया मैंने आपको, जो है इसने जो है, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जो था उसने किस तट की सर्वाधिक यात्राएं की, तो अफ्रीका के तटों की, अफ्रीका की तटों की सर्वाधिक उसने जो है ये किया, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंडिया आने के लिए क्या होता है, सूचक नहीं, इंडिया आने का ही मेन रीजन है। सूचक तो कल वाला था, आज तो इंडिया आने का सारा है ना, समृद्धि वगैरह जो भी भारत की वस्तुओं का डिमांड यूरोप की मार्केटों में, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद फिर एक मैप से मैं आपको भारत के समुद्री रास्तों की खोज करवाऊंगा, पहले इसको लिख लेते हैं। तो हेडिंग तो आपने दिया होगा ना, भारत में यूरोपीय देशों का आगमन, वो 5 कंट्री का नाम लिख दिया होगा, ठीक है। और इसके नीचे कंट्रीज के बाद लिखना महत्वपूर्ण तथ्य और उसके सामने एरो देना। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके उसके सामने एरो दे देना और लिखना। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर, यूरोप के साथ साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, फुल स्टॉप। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल, थोड़ा जल्दी फास्ट लिखेंगे। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल, क्योंकि मॉडर्न का मैं नोट्स नहीं दूंगा, हो क्या रहा है ना कि मैं नोट्स दे रहा हूं आपको राठौर क्लासेस वाले पे, और जो क्लास नहीं आने वाले लड़के हैं जो जो क्या कर रहे हैं, वहां से 4,500 लोग वहां पे हैं, वो डाउनलोड कर ले रहे हैं वहां से और सोच रहे क्या पढ़ने जाओ, कौन फीस देने जाए। तो ये फीस आप नहीं दोगे तो मेरा पेट ऐसे थोड़ी ना बढ़ेगा, मेरा भी तो पेट चलना चाहिए, घर चलना चाहिए ना। चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे, तो वो क्या कर रहे हैं कि डाउनलोड वहां से कर रहे हैं, फ्री में फोकट की चीजें मिल जा रही है उनको, और मैं तो बहुत अच्छे से लिख करके दे देता हूँ, लिखता भी तो ढंग से लिख करके मैं दे देता हूँ। तो अब नहीं होगा, क्योंकि इससे इसका नुकसान मुझे बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए अब जो है लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि वो हर किसी के पास पहुंच जा रहा है जो कहीं और भी क्लास ले रहे हैं, और सोच रहे हैं वहां तो क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे कौन पढ़ने जाए, जबकि बेशक मैं इतना तो देखो पढ़ाता हूँ, मैं मुझे खुद पता चलता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, इसलिए ये घमंड नहीं है मेरा, और ना ही मेरा ये जो है ये रावण की तरह घमंड है। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि मैं चीजों को समझा पा रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक टीचर नहीं हूं, सही बता रहा हूं, मेरी उम्र क्या है, आपसे 2 साल 3 साल बड़ी होगी, सही बता रहा हूं, किसी से 5 साल हो सकती है, किसी से 2-3 साल भी हो सकती है, क्योंकि सब कैटेगरी नहीं है। तो मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता, पढ़ाना मेरा पैशन है, इसलिए मैं पढ़ाता हूं, और पढ़ाना जिंदगी भर भी नहीं है मुझे, ये भी बता रहा हूं मैं, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, लाल बत्ती पे बैठना है, लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठना है, ठीक है। तो ये है, तो इस वजह से अब जो भी होगा क्लास में ही लिखना पड़ेगा, और अब अपना रुक जाओ, ओ अब तुम ही बोल लो फिर, इसलिए आपको अब लिखना फास्ट होगा क्योंकि बहुत सारी बातें लिखवानी है। लिखो, इटली के उद्गम स्थल, सॉरी पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में
व्यापारी, इटली में व्यापारी 11वीं-12वीं शताब्दी से ही 11वीं-12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुएं, कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, फुल स्टॉप। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, अब छोड़ दो, अब एक हेडिंग दो। यूरोपीय देशों का भारत आगमन के कारण, यूरोपीय देशों के भारत आगमन का कारण, एक हेडिंग देंगे, यूरोपीय देशों के भारत आगमन का कारण। पहला पॉइंट, ईसाई मत का प्रचार। पहला पॉइंट, ईसाई मत का प्रचार, प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। दूसरा पॉइंट, ईसाई धर्म का प्रचार, मत का प्रचार या धर्म का प्रचार। दूसरा पॉइंट, यूरोप में पुरातन व्यवस्था, ब्रैकेट में सामंतवाद, के स्थान पर नवीन व्यवस्था, ब्रैकेट में पूंजीवाद, के स्थापित होने के कारणों ने, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया, तीसरा पॉइंट, भारत की आर्थिक संपन्नता, एरो देना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। भारत की आर्थिक संपन्नता, एरो देना इसके सामने, लिखना। इटली यात्री मार्को पोलो, इटली को इतावली भी बोलते हैं, कहीं कहीं किताब में लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, जब किताब पढ़ोगे तो लिखा मिलेगा इतावली यात्री, तो इटली को ही बोलते हैं। इटली यात्री मार्को पोलो, ब्रैकेट में लिखना, चीन में 17 साल रहा। ब्रैकेट बंद, ने 1292 से 1294 में काकतीय वंश, क में आकर का, क त में हर्षी कार्ती य, काकतीय वंश,
काकतीय वंश के शासिका, काकतीय वंश के शासिका रुद्रमा देवी के शासन काल में, के शासिका रुद्रमा देवी के शासन काल में दक्षिण भारत आया था, दक्षिण भारत आया था और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में, और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की समृद्धि का उल्लेख किया है, भारत की समृद्धि का उल्लेख किया है। भारत की समृद्धि का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट, भारतीय उष्णकटिबंधीय वस्तुओं जैसे, ना अगला पॉइंट, भारतीय उष्णकटिबंधीय वस्तुओं, भारतीय उष्णकटिबंधीय वस्तुओं जैसे सूती वस्त्र, मसाले, सूती वस्त्र, मसाले, नील आदि, आदि नहीं इत्यादि लिख लेना, तो तुम आदि समझ लोगे। नील इत्यादि का यूरोप में काफी मांग होती थी। काफी मांग होती थी। इसी पॉइंट में नोट करके लिखना, यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, जिस वजह से यूरोप के लोग, जिस वजह से यूरोप के लोग लाल मांस, लाल मांस का मतलब क्या हो जाएगा? हर वो मांस जो लाल होती है, लेकिन इंसानों को छोड़ करके सबको खा जाते थे। लोग लाल मांस के संरक्षण, प्रिजर्व, संरक्षण हेतु मसालों का उपयोग करते थे, हेतु मसालों का उपयोग करते थे। उपयोग करते थे, फुल स्टॉप। तथा ठंडी से निजात पाने के लिए, तथा ठंडी से निजात पाने के लिए गर्म मसालों का उपभोग करते थे। ठंडी से निजात पाने के लिए गर्म मसालों का उपभोग करते थे, फुल स्टॉप। गर्म मसालों की बढ़ती उपभोग की वजह से, गर्म मसालों की बढ़ती उपभोग की वजह से कॉमा, वजह से कॉमा, यूरोप की बाजारों में, यूरोप की बाजारों में गर्म मसालों की कमी पड़ गई। यूरोप की बाजारों में गर्म मसालों की कमी पड़ गई, कॉमा, लेकिन मांग अत्यधिक थी। कमी पड़ गई, कॉमा, लेकिन मांग अत्यधिक थी। डिमांड वॉज एक्सट्रीम, फुल स्टॉप। गर्म मसालों की कमी की पूर्ति के लिए, गर्म मसालों की कमी की पूर्ति के लिए
पूर्ति के लिए यूरोपीय व्यापारी पूर्व की ओर रुख करते हैं। पूर्व की ओर रुख करते हैं। रुख करते हैं। रुख मतलब, हाँ, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मेन पॉइंट, ये तो नोट छोड़ दो। वाणिज्यवाद की नीति, एरो देना। वाणिज्यवाद की नीति, थ्योरी ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन। वाणिज्यवाद की नीति, एरो देना। इस नीति का मानना था कि, इस नीति का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि था कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, बुलियन बुलियन ब्रैकेट में सोना और चांदी की मात्रा पर निर्भर करता है, करता है। की मात्रा पर निर्भर करती है, फुल स्टॉप। इस नीति के तहत, इस नीति के तहत यूरोपियन ने भारत की तरफ ना, हाँ, इस नीति के तहत यूरोपियन ने भारत की तरफ रुख किया। इस नीति के तहत यूरोपियन ने भारत की तरफ रुख किया। अगला पॉइंट, यूरोप, अगला पॉइंट, यूरोप में पुनर्जागरण के कारण यूरोप में पुनर्जागरण के कारण समुद्री कंपास, समुद्री कंपास से क्या होता है, डायरेक्शन का पता चलता है। कंपास 8 दिशाओं के पता लगा था ना। समुद्री कंपास, कॉमा, एस्ट्रोलैब, समुद्री कंपास, एस्ट्रोलैब, एस्ट्रोलैब, STRAOLAB, एस्ट्रोलैब, ब्रैकेट में लिखना अक्षांश व देशांतर मापक। एस्ट्रोलैब के ब्रैकेट में लिखना अक्षांश व देशांतर मापक। कॉमा, जहाज की चाल मापने वाला उपकरण, कॉमा, जहाज की चाल मापने वाला उपकरण, कॉमा, त्रिकोणपाल, कॉमा, त्रिकोणपाल। बताया तो था त्रिकोणपाल, वो जो जहाज पे जो छतरी लगाते ताकि हवा के रुख को बैलेंस करके रखे। कॉमा, बंदूकों और तोपों आदि के आविष्कार ने, कॉमा, बंदूकों और तोपों आदि के आविष्कार ने, समुद्री यात्राएं सुरक्षित एवं सुगम हो गई। समुद्री यात्राएं सुरक्षित एवं सुगम हो गई। फुल स्टॉप। जिससे भारत आने की प्रेरणा मिली, जिससे भारत आने की प्रेरणा मिली। लास्ट पॉइंट, मेन पॉइंट लिखना।
लास्ट पॉइंट और मेन पॉइंट लिखना। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल के बोर्ड पे लिखा है नाम, देख लेना। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, बोर्ड पे लिखा है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, तथा स्पेन की महारानी इसाबेला, तथा स्पेन की महारानी इसाबेला इसाबेला ने वित्तीय सहायता द्वारा, वित्तीय सहायता द्वारा समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहित किया, समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित किया, कौमा, जो भारत आने के लिए, कौमा, जो भारत आने के लिए काफी अनुकूल सिद्ध हुआ। अनुकूल सिद्ध हुआ। अभी हमने आपको यहां पे ये लिखवाया था कि भारत में यूरोपीय देशों का आगमन और इनका क्रम क्या है, इसी तरीके से है। कभी कभी एग्जाम में ना ये पूछ लेता है कि चलो आए तो थे इस क्रम में कि पहले पुर्तगाली, दूसरे पे डच, ब्रिटिशर्स, डेन्स और फ्रांसीसी, भारत से इनके जाने का क्रम क्या है, ठीक है, भारत से इनका जाने का क्रम क्या है। आए थे इस क्रम पे लेकिन गए किस क्रम पे थे, तो थोड़ा सा मैं आपको लिखा देता हूं। मैच द फॉलोइंग आपको दे सकता है एग्जाम में। देखो ये तो आने का, यूरोपीय देशों का आगमन का क्रम है। अब भारत से जाने का क्रम क्या है, तो ध्यान से देखो, एक, दो, याद करा देता हूं आपको, बस मेरी बातों को सुनना, याद हो जाएगा। जो सबसे पहले आया था वो सबसे अंत में जाएगा, ठीक है। तो पांचवें नंबर पे कौन हो जाएंगे, जो दूसरे और तीसरे पे थे वो एज इट इज ऐसे ही रह गए, जो दूसरे और तीसरे पे थे वो एज इट इज ऐसे ही रह गए, यानी कि जिस क्रम पे आए थे उसी क्रम पे गए। पहले जो आया था अंत में गया, दूसरा और तीसरा जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, तो सेकंड थर्ड जिस पे आए थे उसी क्रम पे गए। तो दूसरे पे डच हो गए, तीसरे पे अंग्रेज। बस यहां पे इतना अगर याद हो गया तो आप कर लोगे कि चौथे नंबर को क्या करना, आपको फर्स्ट पे रख देना है, टेनिस, और पांचवे को चौथे पे कर देना है। पांच में से घटा दो, क्या हो जाएगा, चार, तो फ्रांसीसी। इससे बना दो आने और जाने का क्रम। पुर्तगाली इंडिया से 1961 में गए थे। गोवा दमन दीव को छोड़ के ऑपरेशन विजय चलाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो देखेंगे बाद। डन। तो सब कुछ तो हो गया।
कल की क्लास में हमने देखा भारत आने का सूचक, वो कंडीशंस देखा। आज हमने ये देखा कि भारत ही क्यों आना चाहते हैं, ये हो गया। तो कल सूचक था, आज भारत आने का रीजंस मैंने बताया। अब उनको कहां आना है, भारत आना है। तो भारत आने के लिए उस समुद्री रास्तों की खोज तो करनी होगी ना। ये तो चलो हमने कंडीशन बताया, जो भी आपको लिखवाया कि ये वजह था जिस वजह से भारत आना चाहते थे। अब भारत के समुद्री रास्तों की क्या करनी होगी, खोज करनी होगी। ये लिख लिया, ठीक है। अब ये कहां उल्टा क्यों जा रहा 2 मिनट मुझे देंगे, एक रफ मैप बनाता हूं तो आपको समुद्री रास्तों की खोज करवाता हूं। मान लो ये अपना देश है, ठीक है, जितना बन पाया दिल में होना चाहिए, बने या ना बने, ठीक है, अपना कंट्री दिल में होना चाहिए। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एक शहर कनेक्ट करता है, उस शहर को क्या कहते हैं, पनामा शहर। ये क्या हमने बना दिया, यूरोप। यूरोप में एक कंट्री हमें कौन सा देखना है, पुर्तगाल। और दूसरा कंट्री कौन सा हमें देखना है, स्पेन। यहां पे कौन सा सागर है, अटलांटिक। यहां हमने बना दिया साउथ अफ्रीका। ये मैप आपको भी अपने कॉपी बनाना है, जब समझा दूंगा तब, तो उस समय बहुत गिजबिज हो जाएगा, ठीक ना। एक बार मैं बना के छोड़ दूंगा ताकि एक बार आप बना लेना, और क्योंकि फिर उसके बाद मैं जब चलाऊंगा तो पेन, तो फिर जो है कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका का सबसे ये किनारे वाला द्वीप है साउथ अफ्रीका का, ठीक है। अमेरिका के इस साइड और एशिया के उस साइड, ग्लोब तो है नहीं यहाँ पे ना, देखो ये आपका अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। यहाँ पे कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर। कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो ये इस तरीके से नहीं ना, वर्ल्ड इस तरीके से नहीं है ना, वर्ल्ड किस तरीके से, गोल है ना। तो यानी कि ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों पीछे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा सागर बनता है, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इधर से अमेरिका और उधर से कनेक्ट होता है तो एशिया का पोर्शन होता है, ठीक है। क्योंकि ये पीछे जाएगा और ये पीछे जाएगा। अब जाके मैप देखना, घर पे होगा, ग्लोब होगा तो आप जाके देखना, पैसिफिक पड़ता है, ठीक है। तो इधर और एशिया के उस साइड कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक। यहाँ पे पूर्वी रोम वाला हिस्सा है, जिसपे 1453 में कल पढ़ाया था, ऑटोमन अंपायर उस्मानिया साम्राज्य ने क्या किया था, 1453 में तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य ने क्या किया था, कुस्तुनतुनिया के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ये कौन सा क्षेत्र है, कुस्तुन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। इस कुस्तुनतुनिया पर 1453 में किसने कब्जा किया था, तुर्की के, तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य ने। जिस वजह से जो लैंड रूट था यूरोप और एशिया के बीच में क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था। यही वजह था ना जो नवीन मार्गों की तलाश करनी पड़ गई थी इनको। भौगोलिक खोजों का एक दौर शुरू हुआ 1453 की घटना के बाद, क्योंकि यही एकमात्र सुगम रास्ता था जो कनेक्ट करता था, क्या कनेक्ट करता था, एशिया और यूरोप के बाजारों को कनेक्ट करता था। इसने तुर्कियों ने क्या किया, बैन लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, ठीक। यहां पे कौन सा सागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। साउथ अफ्रीका के यहां पास पड़ता है मेडागास्कर। इस तरीके से पड़ेगा, मैप दिखाऊंगा, छोड़ दो, मेडागास्कर है, ठीक है।
अब कहानी की शुरुआत होगी, भारत के समुद्री रास्तों को ढूंढना है। मैंने उतना ही बनाया है यहाँ बोर्ड पे जितना मुझे यूज करना है और आपको समझाना है। तो इससे पहले कि इसमें बहुत सारा ओवरराइट मैं करूं, पहले आप इसको एक बार उतार लो, क्योंकि ये आपकी कॉपी में होना आवश्यक है। तो कॉपी को उल्टा ऐसे कर देना, सीधा सीधा मत बनाना, तिरछा कर देना, इस तरीके से करके बनाना कॉपी को, मैप विस्तृत होगा। हाँ, इस तरीके से। कहाँ थे, आ जा रहे थे तुम? कल भी क्लास नहीं लिए थे? कल बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी मैंने, यूरोप पे हिस्ट्री पढ़ाया था, इंडिया से इंडिया तक। अरे फ्रेश पेज पे बनाते, पेज बचाने के चक्कर में लगे। चलो बनाओ जैसे तुम समझ लो। ये क्या बनाया, इंडिया बनाया? ये लग रहा है कि कुरकुरे है। उस्मानिया साम्राज्य। हो गया? नहीं हुआ? हो गया? इसमें कौन सा कलर अलग चल सकता है? कहानी की शुरुआत करते हैं, शुरू किया जाए। हमें इन यूरोप की जो कंट्रीज है, इन्हें अटलांटिक सागर होते हुए
साउथ अफ्रीका को क्रॉस करते हुए, मेडागास्कर को क्रॉस करते हुए कहां पहुंचना है? इंडिया पहुंचना है। तो ये रास्ता तो पता नहीं है इनको, इनको तो सिर्फ भारत आने का रीजन पता चल गया, ठीक है, लेकिन रास्ता को ढूंढना है। तो कहानी की शुरुआत होती है पुर्तगाल से। कहां से होती है? पुर्तगाल से। ये जो कंट्री आपको दिख रहा है पुर्तगाल, यहां के राजा ने अपने ही देश के एक नागरिक को, वर्डिंग को सुनना, मेरे वर्ड को सुनना, पुर्तगाल के राजा ने, मैनुअल द्वितीय ने, अपने ही यहां के एक नागरिक को वित्तीय सहायता देकर के ये कहा कि जाओ और जाकर के भारत के समुद्री रास्तों की खोज करो, जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम था उसका? बार्थोलोमियो डियास। तो उसे पैसा भी मिल गया, राजा का आदेश भी मिल गया, वो समुद्री कंपास, एस्ट्रोलैब जो लिखाया है मैंने, बंदूक तोप लेकर के वो निकल गया। वो पुर्तगाल से निकलता है, भारत इधर है, इधर ही जाएगा, ठीक है, यहां से निकलता बार्थोलोमियो डियास, अटलांटिक सागर को क्रॉस करते हुए पहले, सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंतिम तट तक पहुंचा, साउथ अफ्रीका के सबसे अंतिम द्वीप पर पहुंचा। क्या नाम है इस व्यक्ति का? बार्थोलोमियो, इसलिए मैंने पहले आपको मैप बनवा दिया। बार्थोलोमियो डियास, डियाज कहीं डियास भी लिखा मिलता है। ये यहां पे पहुंचा कब? 1487 में। कब? चलो ये ईयर में बाद में लिखवा दूंगा, एक साथ ही सब लिखाऊंगा ईयर। 1487 में पहुंचा इस जगह पे, यानी कि इससे पहले इंडिया नहीं। अब ये मत सोचना कि यहाँ यूरोप है, यहाँ साउथ अफ्रीका है तो इतना ही में गया, ये बहुत बड़ा विस्तृत एरिया है, ठीक है। यहां तक पहुंचा तो ये तो कंफर्म कर दिया कि इंडिया इससे पहले इधर कहीं नहीं है, और ये बात तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने बता दिया था, क्योंकि प्रिंस हेनरी नेविगेटर ने क्या किया था? क्या पुर्तगाल से साउथ अफ्रीका के तटों का यात्रा किया था बार बार, ठीक है, उसने भी कर लिया था। यहां तक आता है। अब इसे इंडिया की अगर खोज करनी है बार्थोलोमियो डियास को, या डियाज कहीं लिखा मिलेगा आपको, तो किधर जाना होगा? इस ओर जाना होगा। लेकिन अगर आप मैप देखोगे, जब आप मैप देखोगे, नहीं होगा क्या बड़ा, ये है आपका मेडागास्कर, ठीक है, यही है आपका मेडागास्कर। कहां तक पहुंचा है ये बार्थोलोमियो डियास? यहां तक पहुंचा है। अब इसे इंडिया जाना, तो इंडिया कहां है इस मैप पे? यहां पे। इंडिया इस मैप पे, इसी से बताता हूं, यहां तक ये पहुंच चुका है। इसे, अब इसे इंडिया जाना है तो इस रास्ते से ऐसे जाएगा ना इंडिया, ऐसे जाना होगा। लेकिन जब यहां पे पहुंचता है बार्थोलोमियो डियास, और सागर के विस्तृत गहराई को जब देखता है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, यहां से सोचता है कि मैं आगे ना बढ़ूं तो बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि इसे एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि मुझे भारत जाना है तो मैं इस ओर जाऊं कि इस ओर जाऊं कि सीधा जाऊं। और यहां के बाद समुद्र आप देख रहे होंगे काफी विस्तृत है, और मैं सोच रहा मैप इतना ही दिख रहा है, सोच रहे हो ना। तो यहां बार बार करोगे कि माइंड में ऐसा ना बना लो कि इतना ही दूर में पानी है तो सर क्या यहां से यहां नहीं आ सकता है, इसको दिख नहीं रहा होगा यहां से झांक के भी देख ला इंडिया वहां है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जब पहुंचा तो इसे चारों तरफ समुद्र का जल, इधर नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर आर्टिक सागर, ऊपर जो है आर्टिक रीजन है नॉर्थ पोल पे, और दक्षिणी पोल पे अंटार्कटिका का क्षेत्र है, ठीक है। तो अंटार्कटिका नहीं दिख रहा है, यानी कभी पानी और भी नीचे है, मैप पूरा ये नहीं आपके आ पाया है। तो जब यहां पे आता है, समुद्र की इस विस्तार को देखता है, तो इसे डर, वही पिक्चर याद आ जाती है लाइफ ऑफ पाई वाली, ठीक है। तो इसे लगता है कहीं मैं गलत डायरेक्शन में अगर घूम गया तब तो फिर ना मैं पुर्तगाल का रहूंगा और ना ही इंडिया का रहूंगा, ठीक है, बीच में ही ना घर का ना घाट का, बीच में मुझे भटकना पड़ेगा। तो इसने भलाई अपनी सोची और कहा कि मुझे यहीं से वापस चले जाना चाहिए, मुझे यहीं से वापस चले जाना चाहिए। तो ये यहीं से क्या हुआ, आया और यहीं से रिटर्न होके चला गया। लेकिन दुनिया को और यूरोप और पुर्तगाल को यह बता दिया कि इससे पहले तो इंडिया नहीं है। अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो इसे आगे जाकर दिखाओ। चैलेंज है, एडवेंचर एक तरीके का। जब यहां पे पहुंचा तो इस जगह का नाम दिया गया आशा अंतरिक्ष। क्या दिया गया?
इसने नाम दिया आशा अंतरिक्ष। इंग्लिश में से केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। कौन सी जगह को? इसरो। क्वेश्चन बनेगा कि आशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमेओ डियास। नेशनलिटी क्या है इसकी? पुर्तगाल की। राष्ट्रीयता क्या है इसकी? पुर्तगाल की, ठीक है। और यहाँ पे काफी जो ये यहाँ पे जो जल था, इस जल में काफी तरंगे उठ रहे थे, काफी तूफान उठ रहा था, तो इसने इसे दूसरा नाम दिया आशा अंतरिक्ष को, तूफानी अंतरिक्ष का है। तो पूछे अगर आपसे कि आशा अंतरिक्ष को तूफानी अंतरिक्ष किसने कहा था, तो अब भी आंसर क्या होगा? बार्थो। क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पे पानी और यहाँ पे तूफान पानी में काफी ज्यादा चल रहा था, पानी की लहरें बहुत उठ रही थी, तो इसे इसने तूफानी अंतरिक्ष नाम दिया। निकला था बेचारा ट्राई करने के लिए, नहीं कर पाया, वापस चला गया। राजा को बोला कि यहां से आगे जिसको भेजना भेजिए, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसी क्रम में अब स्पेन का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? स्पेन का। तो स्पेन के राजा रानी इसाबेला ने क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पॉन्सर किया। उसकी राष्ट्रीयता क्या है? इटली का जिनेवा का। स्पॉन्सर किया, ठीक है। वो होगा ठीक ठाक होगा, माइंड से समुद्र के बारे में कुछ जानता होगा, नॉलेज होगा, होता ना कोई विद्वान होता आदमी उसको बुला लेता अपने पास, आप मेरे पास आ जाइए, ठीक है। जैसे सर ने मुझे दिल्ली से बुला लिया, ठीक है। तो स्पेन की महारानी इसाबेला ने स्पॉन्सर किया क्रिस्टोफर कोलंबस को, पैसा दिया और कहा कि जाओ भारत के समुद्री रास्तों की खोज करो। वो निकलता है, उसने सोचा कि पृथ्वी तो गोल है, वही उसको दिमाग में याद आ रहा है यूरोप वाला कि पृथ्वी गोल है, अगर मैं इस पॉइंट से अगर सीधा जाऊंगा तो पृथ्वी गोल है, घूमते जाऊंगा कहीं ना कहीं तो इंडिया मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से सीधा चला, ठीक है। इधर फोल्ड है ना बच्चा, बताया था ना, इधर फोल्ड है, गोल है, तो इसने सोचा कि यहां से शुरू करूंगा, ठीक है, तो घूमते 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 कहीं ना कहीं तो इंडिया मिल ही जाएगा मुझे, ठीक है। ये सोच करके निकलता है क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका पहुंचता है 1492। कहां पहुंच गया ये? अमेरिका। जब ये अमेरिका पहुंचा तो ये अमेरिका को इसे लगा ना कि इंडिया है, इसका वहम, इसने अमेरिका को इंडिया मान लिया, वहां के क्षेत्र को भारतीय मान लिया, और वहां के रहने वाले लोगों को भारतीय कह के पुकारा, रेड इंडियन कह के पुकारा। आज भी किताबों में कहीं कि रेड इंडियन लिखा मिलता है आपको, लाल भारतीय, क्योंकि अमेरिका के लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। तो उसको लगा कि उसको तो लग रहा है क्या ये तो इंडिया है, और वहां के लोग गोरे हैं तो इनको लगा कि इंडियन गोरे होते हैं, तो उन्होंने, और लाल लाल होते हैं अमेरिकन के लोग, लाल वाले गोरे टाइप के होते हैं। आपने देख रहा अगर आपने हॉलीवुड देखी होगी अमेरिकन पिक्चर, हाँ सेव की तरह लाल होता है यहाँ पे, ये पोर्शन जो होता है ना, जो लड़की आपने देखा वो भी पता ना क्या ब्रश लगा के यहाँ पे लाल कर लेती है, ठीक है ना, गुलाबी कर लेती है, ब्रश रहता है मैंने देखा इस तरीके से मार लेती है, ठीक है, होता है ना, ठीक है, जो भी हो। तो ऐसे ही होते हैं वहां के लोग, तो उसे लगा कि इंडियन से और लाल लाल दिख रहा है चेहरा, तो रेड इंडियन नाम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया? रेड इंडियन, हिंदी में लाल भारतीय कहते हैं। लेकिन बाद में इसे पता चला इंडिया इंडिया ये नहीं है, बल्कि ये कोई दूसरा जगह क्षेत्र है, दूसरा प्रदेश है। गलती सही सही इसने खोज कर डाला किसका? अमेरिका का। 1492 शताब्दी कौन सा होगा? 15वीं। मैंने कल आपको कुछ बोला था कि अमेरिका की खोज 15 शताब्दी से पहले किसी को पता भी नहीं था कि पूरे विश्व में कहीं अमेरिका एग्जिस्ट भी करता है। ये तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा 1492 में, यानी कि 15वीं शताब्दी के अंत में ढूंढा, बता रहा हूं। जब ये पहुंचा वहां पे क्रिस्टोफर कोलंबस, तो अपने यात्रा वृत्तांत में अमेरिका का वर्णन किया है। यहाँ के लोग तो कबायली तरीके से रहते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे बुलियन, अगेन सोना चांदी, बुलियन तो खूब भर भर के है, लेकिन इसे लूटने वाला कोई नहीं है, इनका दोहन करने वाला नहीं है, संसाधन भरे पड़े हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, जंगल है, जंगल में लोग रह रहे हैं। यहां तक कि जहां भुखमरी की शिकार तो परिवार के जो लोग मर जा रहे हैं उसी को खा जा रहे हैं अमेरिकन जानते हो, शक्तिशाली बनने में एक ही फैक्टर काम नहीं करता, वो किसी भी परिस्थिति में अमेरिकन अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। एक कंडीशन उसने वर्णन किया क्रिस्टोफर कोलंबस ने, एक परिवार था 8-10 लोगों का, वो भुखमरी का शिकार था, जो परिवार का सदस्य मरता था ना उसके मांस को लोग खा जाते थे। अंत तक बचने रहने के लिए उपाय उन लोगों ने ढूंढा।
यानी कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका डेवलप्ड तो छोड़ो, विकासशील भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। संसाधन है, बुलियन भी है, कोयला है, पेट्रोल है, संसाधन है, बुलियन है, सोना है, चांदी है, लोग भी हैं, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं है। जंगल था, अमेरिका बता रहा है, लिखा है जंगल था। और आज 21वीं शताब्दी चल रहा है, 15वीं शताब्दी में खोजा गया जो कि अमेरिका जंगल था एक तरीके से, और आज 21वीं शताब्दी चल रहा है। मात्र 600 साल में अमेरिका आज विश्व को लीड करता है। एक बात बोलता है ना वहां का प्रेसिडेंट, तो तुरंत उसके बोलने से शेयर मार्केट डाउन चला जाता है, और उसी के बोलने से तुरंत शेयर मार्केट ऊपर उठ जाता है। और उसके बोलने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा झटका लगता है। सिर्फ सिर्फ बोल देने से, अमेरिका ने बोल दिया किसी देश के बारे में इनडायरेक्ट भी, तुरंत बहुत बड़ा जो है एक तरीके से लगता है कि रणनीति कुछ बना रहा है अमेरिका। मात्र 6 शताब्दी में सोचो कि 6 शताब्दी में जिसने विश्व का सुपर पावर बन गया। विश्व का सुपर पावर तब बना था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा के अपने आप को प्रूफ कर दिया था कि जो हमसे टकराएगा उसका अंजाम यही होगा। और वहीं से सुपर पावर बना। अब ब्रिटेन की शक्ति उसी समय क्या हो गई, अमेरिका से कम हो गई। इसी वजह से अमेरिका ने ब्रिटेन पे दबाव डाला भारत को आजाद करने के लिए। ये हम लास्ट में बात करेंगे जब हमें इंडिया की आजादी की बात करेंगे। तो 6 शताब्दी में क्या किया इन लोगों ने ऐसा कि ये डेवलप कर गए। तो यहां पे अमेरिका में लोगों ने अंधभक्त नहीं बने, पहली बात। दूसरा बात कि इन्होंने धर्म को उतने बड़े लेवल पे तवज्जो नहीं दिया। तीसरा बात, यहां के लोगों ने मंदिर मस्जिद नहीं किया, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी किया कि भैया साइंस। चौथा, अमेरिका को इन्होंने अपने दिल में बसाया, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अमेरिका को अपना ही, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है इनकी, आपको पता होना चाहिए। कुछ भी इस देश में अगर हो रहा है तो सबसे पहले उस देश के चीज पर अधिकार अमेरिका के लोगों को होगा, और यह पॉलिसी कही जाती है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ये आज भी लागू है वहां पे, ये आज भी लागू है। इन सारी क्षेत्रों में इन लोगों ने डेवलपमेंट किया। हमारी तरह, हमारे देश की तरह, नेताओं की तरह यहां पे लड़ाया नहीं गया। धर्म के नाम पे हमें बरगलाया नहीं गया। वोट के नाम पे जातिवाद नहीं किया गया। हमारे यहां हमारे शासकों ने हमें उलझाए रखा, क्योंकि अगर हमें नहीं उलझाए रखेंगे तो गद्दी पे कैसे बैठ पाएंगे और शासन कर पाएंगे। उनको गद्दी पे बैठ कर अगर शासन करना है अनपढ़ लोगों को, तो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के सामने ऐसी ऐसी बातें लाकर रख देते, हम आपस में ही उलझ जाते हैं। आज मॉडर्न युग चल रहा है, आज तक भारत से जातिवाद का कॉन्सेप्ट नहीं जा पाया। कितने दुख की बात है। और बिहार सबसे बड़ा ग्रसित क्षेत्र, सबसे बड़ा ग्रसित क्षेत्र है बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां पे जातिवाद के नाम पे सीधा सीधा वोट होती है। सीधा कि हमारे कास्ट का है, गलत करे ले वोट, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था ना कि दिल्ली का, दिल्ली मुझे इसीलिए प्यारा क्योंकि आज तक मुझसे दिल्ली में मेरा पूरा नाम किसी ने नहीं पूछा दिल्ली वासियों ने, और ना ही मेरा मुझसे धर्म किसी ने पूछा दिल्ली वासियों ने, और ना ही कभी किसी चीज पर मुझसे रोका गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, मेरे साथ विभेद किया गया मेरे साथ। वही दिल्ली है जहां के लोकसभा की 7 सीट पर मोदी जी को जिताया जाता है, और वही दिल्ली है 70 के 67 सीट पर केजरीवाल जी को जिताया जाता है विधानसभा में। वहां के लोगों की माइंडसेट देखो, उनको पता है कि केंद्र में अगर सत्ता चलानी है तो मोदी जी को समर खड़ा करना होगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इनसे बड़ा ताकतवर नेता भी कोई नहीं है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत को कम से कम विख्याति मिल रही है, प्रसिद्धि मिल रही है। लेकिन उनको ये भी पता है कि दिल्ली में मोदी जी काम नहीं करेंगे, दिल्ली में केजरीवाल ही काम कर सकता है। तो दिल्ली में लाओ केजरीवाल को, केंद्र में लाओ। इतना बड़ा सोच है वहां के लोगों का, पढ़े लिखे लोग। लेकिन हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है। हम लालू यादव को बैठा के प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अगर हमारा बस चल जाए ना बिहारियों का, तो हम उनको प्रधानमंत्री बैठा बना देंगे। यह है जातिवाद का कॉन्सेप्ट। हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमारे जात का नेता चाहिए। हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें समाज को नहीं समझना है। हमें ईयरफोन चाहिए, हमें बॉयफ्रेंड चाहिए, हमें गर्लफ्रेंड चाहिए। ईयरफोन लगा लिया, क्लास से बाहर निकले ईयरफोन लगा लिया, समाज में क्या घटित हो रही है किसी को कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से हमारे शासकों ने उलझाए रखा।
ले जाओ जी रिलायंस का जियो, खूब बात करो, खूब दबा के दिन रात बात करो, जितना कर सकते हो, थक जाओगे, तुम्हारा डाटा नहीं खत्म होगा। करते रहो बाबू, सोना है हेलो, खाना था यार। इस तरीके से उलझा के रखा जाए ताकि आप इस मैटेरियलिस्टिक लाइफ में फंस जाओ और उस सिंहासन पे, उस सत्ता पे बैठे व्यक्ति से आप प्रश्न खड़ा ना कर सको। और जब ये जो जवानी है ना, ये जो उम्र है आपका, इस उम्र में यही सब चीज बहुत अच्छा लगता है, और इसमें कोई आपको प्रमोट कर देना, वाह तेरे तो बहुत सुंदर है, बस 10 दिनों पढ़ेगा नहीं लड़का। और जब ये टाइम निकल जाए, ये जो गोल्डन लाइफ कहा जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, मेरे पिताजी भी कहते थे, जब ये टाइम निकल गया ना, और जब सभी फॉर्म के लिए आप अनएलिजिबल हो गए, आप कोई फॉर्म नहीं भर सकते, तब आपको समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी बिना मतलब के ये जातिवाद, मंदिर मस्जिद ये करके, सब करके हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। उस समय इतने कमजोर हो जाओगे कि तुम्हारा अंगुली तक नहीं उठ पाएगा उस सत्ता के खिलाफ। गए, तुमको बर्बाद कर दिया सरकार ने, खत्म। ये चाल है, सोची समझी। हमारे एक प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सामाजिक कार्यों में लग गए। उनकी वेतन आईएएस से भी ज्यादा होती है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को, पता होना चाहिए। उन्हें नौकरी छोड़ के सामाजिक काम कर रहे हैं, और दलितों और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए स्कूल खोल रहे हैं, फंड जुटा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर साहब। उन्होंने कहा था कि सरकार की चाल है युवाओं को इस तरीके से डाटा दे करके, सस्ते दामों पर फोन दे करके, अच्छे अच्छे चश्मा या फिर ऐसे ऐसे गैजेट्स ला करके देना कि जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ, इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि आप उससे बाहर निकलने की आपका दिमाग जो है ना उसी में एडिक्ट हो जाए, और आप सत्ता से प्रश्न न खड़ा। तो युवा जितना है भारत के अंदर, एक बार सत्ता से प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दे, नौकरी क्या, उसे सत्ता से उखाड़ कर फेंकने की क्षमता है हम युवाओं में। उसे सत्ता से उखाड़ कर फेंकने की, जो हमारी नहीं सुनेगा सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे, हम उसको बिठाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा। कंडीशन ये हो गया है, एक फैमिली है, रात को बैठी है, शाम का वक्त है, घर का दरवाजा लग गया है, ठीक है, उस घर में माँ है, पिताजी है, बहन है, भाई है, सब बैठे एक ही कमरे में, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सब अपने अपने फोन में अपने वाले से लगे हुए हैं और अपनी वाली से लगे हुए हैं। एक सही बता रहा हूं मैं, बात तक नहीं कर पा रहे हैं लोग अपने ही में। पिताजी कहीं और सेटिंग है, माताजी का कहीं और सेटिंग है, बहन का कहीं और सेटिंग है, भाई का कहीं और सेटिंग है, बात चल रही है। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे से बात कर रहे हैं। दूसरा, और भी चीजें हैं जो भारत पीछा क्यों हुआ, कल मैंने कहा था कि इसका रीजन होगा, मैं बताऊंगा, आज वो टाइम आ गया बताने का। अगला कि भारत पीछे होने का मेंटेलिटी, सोच हमारे यहां और अमेरिका की सोच, लोगों की सोच में जानते हो जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ एक लड़की अगर मिनी स्कर्ट पहन के मार्केट में निकल जाए, छोटे हॉट पैंट पहन के निकल जाए, कपड़े कप छोट पहन के निकल जाए, जो लड़के हैं उनको लगेगा कि पता ना कौन से चिड़िया घर से उठ के आई है। जहां से जाएगी बेचारी, जहां तक घर में जाएगी, हर कोई उसे ऊपर से लेकर नीचे तक 10 बार स्कैन करेगा। ये हमारी में, हंसो मत, ये आपकी भी सोच ऐसी है। अमेरिका में रोड पे खड़ा होकर दो कपल आपस में किस कर रहे, बगल वाला झांक कर देखेगा, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है उसको देखने के लिए। उसको पता है कि इसको देखने में रह गया तो मैं अच्छा से नौकरी नहीं कर पाऊंगा, ढंग से नौकरी नहीं कर पाऊंगा, पैसे नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि वहां पे रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा है। उनको पता है कि इसको देखने के चक्कर में मेरा $500 का नुकसान होने जा रहा है। कोई मतलब ही नहीं वहां की सोच। और यहाँ पे सोच भी क्या करता है, किसी को महान बनाता है और डाउन करता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर के मामले में अमेरिका सर्वोपरि हो गया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को अपना पहला माना कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और अमेरिका का विकास, और विकास के लिए जरूरी है साइंस और टेक्नोलॉजी। क्लियर है? ये सारी चीजें हैं जो अमेरिका को महान बना देती है। तो यही वजह 6 शताब्दी अमेरिका क्या बन गया, सुपर पावर बन गया। चलिए बात करते हैं, हमें आना कहां पे है, इंडिया। इसने कहा था अमेरिका का नाम किसने दिया था? पहले नंबर पे कौन निकलता पुर्तगाल से? बार्थोलोमेव डियास। दूसरे नंबर पे पुर्तगाल का ही एक नागरिक, ध्यान सुनो, पुर्तगाल का ही एक नागरिक निकला था भारत के समुद्री रास्तों की खोज करने के लिए। इसका नाम था मैगलेन। क्या नाम था उसका? मैगलेन। ये पुर्तगाल से निकला, अटलांटिक सागर को होते हुए
जाना था उधर, ये चला गया। साउथ अमेरिका है क्या ये? ठीक है, यहां पे आ गया। यहां पे जब आया, जब दो भूखंडों के बीच में कोई संकरी नदी बह रही हो, नैरो नदी बह रहा हो, उसे स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो है मैगलन, क्या नाम है इसका? मैगलन। मैगलन पुर्तगाल से अटलांटिक सागर को होते हुए ये जो छोटी संकरी के बीच में जो पानी है यहां तक आ गया, और यहां आने के बाद ये इधर बढ़ता है। तो इसे कौन सा सागर दिखाई दिया? कौन सा सागर दिखाई दिया? प्रशांत महासागर। तो जब ये यहां से नैरो जगह से ये आगे बढ़ता है, तो आपने मैप पे देखा होगा इधर क्या विस्तृत प्रशांत महासागर है, गहरा है और बहुत ही विस्तृत है। और जब ये आगे बढ़ता है तो जो सागर इसे देखने को मिलता है, महासागर जो इसे देखने को मिलता है, वो बहुत ही शांत था, कोई हलचल नहीं थी, एकदम स्थिर शांत। तो इसने कहा कि ये जो सागर है ये कैसा सागर है? शांत सागर है। और इसने नाम दिया प्रशांत। तो प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? ये सब समझ में आ रही चीजें ना? अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है ना? सही बताओ, ईमानदारी से बताओ, अच्छी चीज सीखने मिल रही है या नहीं मिल रही? ठीक है। तो ये इसने नामकरण किया कि शांत है, इसलिए इसको क्या कहा? प्रशांत महासागर। लेकिन ये क्या इधर इंडिया है क्या? नहीं है ना, ये भी फेल कर गया। अमेरिका का नाम अमेरिका किसने रखा? अमेरिका का नाम, तो याद रखना क्वेश्चन पूछा है, अमेरिगो, अमेरिगो वेस्पुसी। याद रखना आपको कि अमेरिका का नाम किसने दिया है? तो पुर्तगाल का ही व्यक्ति था, अमेरिगो वेस्पुसी नाम था इसका। याद रखने पूछा है। चलिए, अभी तक हमें जहां पहुंचना था अभी तक हम पहुंच नहीं पाए, ढूंढना था कुछ और, ढूंढा रहा है कुछ और। अब हमें इंडिया पहुंचना है। तब फाइनली वास्को डिगामा ने कहा पुर्तगाल के महाराज से कि अब मुझे, मैनुअल द्वितीय जो राजा है पुर्तगाल का, बोला कि हमें दीजिए, हम इसे क्रॉस करते हैं। सब बिना मतलब कहां कहां भाग रहे हैं, ठीक है, मुझे ऑफ दिया जाए। तो पुर्तगाल के राजा ने कहा कि ठीक है, तुम भी ट्राई कर लो। तो वास्को डिगामा निकलता है यहां से अटलांटिक सागर को होते हुए, अटलांटिक सागर को होते हुए सबसे पहले तो वहां पहुंचता है जहां पे कौन पहुंचा था? बार्थोलोमियो डियाज पहुंचा था। सबसे पहले आशा अंतरी पहुंचा जहां बार्थोलोमियो डियाज पहुंचा था। इसके समक्ष भी वही चुनौती आ गई। इसने भी आगे देखा कि इधर जाए कि इधर जाए, मैप दिखाया था मैंने, विस्तृत देखता है। इसने कहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए मैं करके इंडिया पहुंचूंगा या तो भूल ही जाऊंगा। तो यहाँ पे उतर जाता है, ये जो द्वीप है यहाँ पे उतरता है और यहाँ पे घूम घाम के अपना कुछ दिन रेस्ट करता है, ठीक है ना। दुकान उकान था अपना रेस्ट करता है, द्वीप पे दुकान उकान था अपना रेस्ट करता है, खाता पीता है, दिमाग लगाते रहता है क्या करूं कैसे बढ़ूं, अपना मैप स्टडी अध्ययन जो भी होता है, ठीक है, वो सब करता रहता है। इसी क्रम में इसको गुजरात का एक व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद, इसी क्रम में जो वास्को डी गामा है, इसको इसी जगह पे केप ऑफ गुड होप पे एक गुजरात का व्यक्ति व्यापारी अब्दुल मजीद नाम का व्यक्ति मिल जाता है। किससे? वास्को डी गामा को। तो वास्को डी गामा को एक उम्मीद की किरण जगी कि भारतीय मिला है तो कहीं ना कहीं ये मुझे भारत पहुंचने में क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। तो उस व्यक्ति को, अब्दुल मजीद को, वास्को डी गामा ने अपना पथ प्रदर्शक बना करके यहां आशा अंतरिक्ष से अपनी जहाज को खोला। किस ओर के लिए? इंडिया के लिए। याद रखना, किसने अपना पथ प्रदर्शक किसे बनाया? गुजरात के मुस्लिम व्यापारी, उसे पथ प्रदर्शक भी कहेंगे, अब्दुल मजीद की सहायता से ये वास्को डी गामा मेडागास्कर, ठीक है ना, अफ्रीका और मेडागास्कर को क्रॉस करते हुए कहां पहुंच गया? कालीकट। और कालीकट कहां पे है?
केरल, और केरल कहां पे है? इंडिया। कब पहुंचा? 17 मई 1498 को ये इंडिया पहुंच गया। सफलता मिल गई किसको? वास्को डिगामा को। कालीकट के शासक का नाम था, राजा का नाम था जमोरिन। क्या नाम था? राजा जमोरिन। बहुत बार पूछा जाता है कि राजा जमोरिन क्या मुस्लिम है, क्योंकि नाम तो मुस्लिम है। तो नहीं, ये हिंदू शासक है, याद रखना। जमोरिन जो है ये इसके पैतृक उपाधि थी, जो इसके खानदान में चलती आ रही थी। ठीक है। तो राजा जमोरिन को जब पता चला कि वास्को डिगामा कड़ी मेहनत करके यूरोप के समुद्री रास्तों से ढूंढते खोजते कड़ी मेहनत मशक्कत करते हुए हमारे साम्राज्य में कालीकट में पहुंचा है, केरल में पहुंचा है। तो देखो भारत की जो संस्कृति है अतिथि देवो भव वाला ही, अतिथि देवो भव। हमारे जो है अतिथि का संवाद किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो राजा जो जमोरिन था उसने क्या किया? वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया, खूब रहने खाने पीने का बढ़िया इंतजाम किया। क्या वास्को डिगामा भारत के सिर्फ 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 समुद्री रास्तों की खोज करने आया था? नहीं। सिर्फ मैंने बोला तो मतलब रास्ता तो ढूंढना था ही, लेकिन सिर्फ रास्ता ही ढूंढना उद्देश्य नहीं था इसका। इसका उद्देश्य यह था कि जो गर्म मसालों की शॉर्टेज हुई है यूरोप में, उसको भारत से खरीदना और पुनः जाकर के यूरोप और पुर्तगाल के बाजारों बेच करके क्या कमाना? मुनाफा कमाना। तो यहां से भर करके अपनी जहाज पे काली मिर्च, सोरा और भी बहुत नील, मैक्सिमम चीज क्या ले गया? गरम मसाला। मैक्सिमम चीज क्या लेके गया? गरम मसाला। और गरम मसाला में कौन सा? काली मिर्च। और ये इसी रास्ते से फिर पुनः वापस चला गया यूरोप। और वहां जाकर के जब वास्को डिगामा ने जो भारत से चीजों को लेकर के गया था, जब यूरोप की बाजारों में बेचता है, 60 गुना मुनाफा मिलता है उसको, 60 टाइम्स। यानी कि अगर किसी चीज को अगर 1 रुपए में खरीद कर गया होगा तो यूरोप की बाजारों में 60 रुपया में बिका होगा। 60 गुना मुनाफा। यानी कि जो बातें भारत को लेकर के हमने लिखाया था, जो अभी आपको सारी चीजें बताई थी, जो कयास लगाया जा रहा था इंडिया समृद्ध जगह है, ये है वो है, वो क्या सही में प्रूफ हो गया? वास्को डिगामा को इतना प्रॉफिट हुआ तो क्या वास्को डिगामा पुनः आएगा? आएगा। कुल कितनी बार वास्को डिगामा भारत की यात्रा किया है? 3 बार। पहली बार 98 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में। लेकिन तीसरी बार जब आया था ये टाइगर था, जिंदा वापस नहीं गया था, यही मर गया था, इंडिया में ही मर गया था। पूछा है कि कौन पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय है या पुर्तगाली नागरिक है जो कि यही भारत में कोचीन में मर गया था। कहां पर मर गया था? कोचीन में दफनाया गया था उसको मरने के बाद। वो बात की बात है कि दफनाने के 14 साल बाद उसकी बॉडी को निकाल करके पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दफनाया गया था, लेकिन 14 साल तक बॉडी इसकी कोचीन में ही पड़ी रही थी। तो तीसरी बार ये टाइगर वापस जिंदा नहीं किया था। पहली बार 1498 में आया वास्को डिगामा, प्रॉफिट अच्छा हुआ। तो दूसरी बार, 3 बार आया ना वास्को डिगामा, लेकिन दूसरी बार जब पुर्तगाल का खेप अभियान निकला भारत के लिए, तो उसका नेतृत्व वास्को डिगामा ने नहीं किया था। वो बात की बात है कि वास्को डिगामा कुल 3 बार भारत आया। पहली बार जब गया और आया, प्रॉफिट कमाया वास्को डिगामा ने, तो दूसरी बार पुर्तगाल से अभियान पुनः निकला भारत की ओर, लेकिन उस अभियान का नेतृत्व वास्को डिगामा ने नहीं किया था। उस अभियान का नेतृत्व पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने किया था। किसने किया था? वो 1500 ईस्वी में आया था। कब आया था? और दूसरी बार वास्को डिगामा कब इंडिया में आया था? 1502 में आया था। तो क्या इससे पहले, वास्को डिगामा से पहले दूसरी बार पुर्तगाल का अभियान लेकर कौन आया? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 में। और अपने साथ उसको लेकर के आया था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, 13 जहाजों का नायक बन के आया था इंडिया में। और अपने साथ उस व्यक्ति को लेकर आया था जिसने सर्वप्रथम भारत के समुद्री रास्तों की खोज करना चाहा था, लेकिन असफल हो गया था। अपने साथ इसको भी लेके आया था, चल जितना ट्राई किया था तुम्हें भी घुमा देता हूं इंडिया क्या है। ये कुछ बातें हैं जिस आधार पे भारत की खोज हो गई। अब भारत के समुद्री रास्तों की खोज हो गई, ठीक है। अब खोज हो गई, व्यापार हो रहा है। व्यापार आप देख रहे हो 60 गुना मुनाफा हो रहा है, तगड़ा व्यापार चल रहा है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली ही भारत से व्यापार करेंगे? क्योंकि समुद्री रास्तों की खोज हो चुकी है, धीरे धीरे सबको पता चल गया, अच्छा मेडागास्कर होते हुए जाना है भैया, ऐसे जाना है।
तो इसी क्रम में 5 यूरोपीय देश भारत में आ जाएंगे। पहले नंबर पे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन्स और फ्रांसीसी। ठीक है, ये शुरुआत के दौर में व्यापार के नियत से भारत में आएंगे कि व्यापार करना है, लेकिन बाद में इनकी नियत क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, जब यहां की परिस्थितियों को देखेंगे, भारत में एकता की कमी को देखेंगे, शासकों के बीच में एकता की कमी को देखेंगे, देखेंगे कोई सेंट्रलाइज शासन नहीं है। दूसरा देखेंगे भारत क्या है, अभी मध्यकाल की अवस्था में जी रहा है, अभी पुनर्जागरण नहीं हुआ है भारत में। और यूरोप वाले जग चुके हैं ना, डेवलपमेंट हो चुका है ना, उनके पास हथियार और औजार कैसे हैं, आधुनिक तौर तरीके वाले हैं। तो उनको लगा कि क्यों ना हम इस भारत की आर्थिक संपन्नता पर हमारा अधिकार हो। तो आए थे व्यापार के नियत से, कंपनी बना करके आएंगे। कैसे आएंगे, कंपनी बना करके आएंगे। जैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगालियों की एस्तादो द इंडिया नाम की कंपनी थी, डेंसो की कंपनी का नाम था ओस्टो इंडसे कंपनी। फिर से आपका ऐसे कंपनी के नाम है, बता दूंगा, VOC बोलते हैं उसको। ठीक है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये पुराना नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो हम कल देख लेंगे। तो आए थे व्यापार के नियत से, नियत इनका क्या हो गया, बदल गया। इनको भारत की परिस्थितियों को जब देखा इन्होंने कि एकता की कमी है, और दूसरा इनके पास हथियार तौर तरीका अलग है, मॉडर्न हो चुके हैं, तो इन्हें लगा कि क्यों ना हम कर ले, भारत को गुलाम बना ले। लेकिन गलती ये हो गई कि पांचों जो यूरोपीय देश आए थे, पांचों की नियत बदल गई। पांचों ही सोच रहे थे क्या, कि हम भारत गुलाम बना ले, हम गुलाम, हम बना ले, हम बना ले, हम बना ले। अब भारत तो एक ही है ना, और 5 यूरोपीय शक्ति का नियत बदल चुका है। पांचों क्या सोच रहे हैं कि हम गुलाम बना ले, हम बना ले, हम बना ले, हम बना ले, हम बना ले। एक ही लड़की है, 5 दावेदार है, गुलाब के फूल लेके खड़े हैं। पांचों के बीच में लड़ाई होगा, पांचों के बीच में लड़ाई होगा ना। और लड़की क्या मतलब, वो तो मजे लेगी, मार करो धड़ाधड़, या क्या साउथ की तरह चल रही है, एक्शन चल रही है। तो भारत चुपचाप है, और ये पांचों जो कंट्रीज है आपस में क्या करेंगे, लड़ जाएंगे क्या। क्योंकि पांचों का मकसद क्या है, भारत को गुलाम बनाना, और पांचों का मकसद एक ही है और चीज एक ही है। मकसद पांचों का एक है और चीज इसको है वो एक ही है। तो पांचों आपस में लड़ जाएंगे। भारत की धरती पे पांचों, भारत की धरती पे ये यूरोपीय देश लड़ेंगे भारत को गुलाम बनाने के लिए, और हमारे शासक को कुछ पता नहीं चलेगा कि हमें गुलाम बनाने के लिए आपस में इस धरती पे, हमारी धरती पे लड़ रहे हैं, और बल्कि हमारे यहाँ के शासक इनका साथ भी देंगे। ठीक है, तो यही वजह है भारत गुलाम बना। एक क्वेश्चन आपको देकर जाता हूं, जितने भी आपके दोस्त अगर कोई कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, एक क्वेश्चन कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन, शक्ति मतलब देश, भारत में यूरोपीय देशों के आगमन जब होता है तो यह कंफर्म हो जाता है कि भारत गुलाम बनेगा ही बनेगा, भारत को गुलाम बनना निश्चित था, तय था। इसका विवेचना करना है, किसी से पूछ के आइएगा, या फिर आप भी कल बता सकते हैं आंसर। ठीक है, यूरोपीय देश जब आए तो भारत का गुलाम होना तय ही था, कोई बचने का सवाल ही नहीं था। आखिर क्यों। ठीक है, अच्छा लगा क्लास, मजा आया।